बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता किसी ना किसी तरीके से हम किसी ना किसी क्रोनिक मर्ज में मुब्तला है, लेकिन डेली बेसिस पे देखा जाए वो इंसान बहुत खुशकिस्मत है जो ज़िंदगी में कोई दवाई नहीं खा रहा, बगैर दवाई के सिर्फ सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ कभी ना कभी मर्ज में मुब्तला होते हैं और दवाइयों के दौरान कुछ लोग इन्हिसार करते हैं। कहा जाता है कि स्पेसिफिकली तो यकीन कामिल होता है, लेकिन बहुत से लोगों का जो इत्तकाद और यकीन होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन पे होता है। होम्योपैथिक थोड़ी सी क्योंकि नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ होती है, प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स के, तो उस तरह से नुकसान देनी होती, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन कहा जाता है कि अफादियत इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक। इस हवाले से बात करेंगे मैदे के अमराज के सिलसिले में, बच्चों के क्रोनिक मर्ज के सिलसिले में, कि किस हद तक होम्योपैथिक दवाई जो है वो कामयाब और मुअस्सर है। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है जनाबा डॉक्टर फायजा जरी साहिबा, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम, अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, कहा जाता है नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनती है और एलोपैथिक दवाई के मुकाबले में इसके जो नुकसान होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, होम्योपैथिक की जो फार्माकोलॉजी है वो एलोपैथिक से डिफरेंट है। इसमें हम हर पेशेंट की हेल्थ, उसकी एज के अकॉर्डिंगली पोटेंसी को सिलेक्ट करते हैं, और बच्चों में, बड़ों में, सेनाइल एज के, ओल्ड एज के जो हैं अफराद, उनमें पोटेंसी डिफरेंट होती है। और इसकी फार्माकोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसमें एक्सट्रैक्ट को इतना पोटेंटाइज किया जाता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सही। अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो वो टोटली हम सब के लिए एक तरह से होती है, बस उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, पोटेंसी उस तरह से ही रहती है हम सब के लिए, हाई होती है कंपैरेटिवली। सही, तो हमारे लिए कम नुकसानदेह होती है एक तरह से देखा जाए तो। अगर हम बड़ों की बात करें, मरों के, अगर हम मैदे के अमराज की या पेट के अमराज की अगर बात करें, तो बड़ों के लिए होम्योपैथिक दवाई एज कम्पेयर टू एलोपैथिक कितनी फ़ायदेमंद है? होम्योपैथिक जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच रखती है। इसमें इसकी खसूसियत ये है कि ये एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट को ऑफ़र करती है, जिसमें हर एक फ़र्द के लिए एक ख़ास तरीका इलाज उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो मैदे के अमराज में चूँकि जो गट हेल्थ है हमारी, वो एक हमारा स्टमक, हमारी गट हेल्थ, उससे ही तमाम हमारे फिज़ोलॉजिकल जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं वो रिलेट करते हैं। तो बेसिक हमारी बेस लाइन अगर गट हेल्थ हमारी सही होती है तो ओवरऑल हेल्थ हमारी ठीक होती है। तो होम्योपैथिक जो है वो नेचुरली एक तो स्टमक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दूसरा हमारी गट हेल्थ को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्हांस भी करता है। तो जैसे हमने कहा कि स्लो मेडिकेशन एक तरह से होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, क्योंकि हम इसको नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ उसको करते हैं। तो फिर कितनी देर तक हम मैदे के जो अमराज, जो मरीज होते हैं, ये मेडिसिन इस्तेमाल करें तो नताइज जो है वो किस टाइम तक सामने आते हैं? इकरा, इसको हम एक मिथ कहेंगे कि ये स्लो एक्टिंग मेडिसिन है। अगर हम सही मेडिसिन की डायग्नोसिस करते हैं, चूँकि ये एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट को ऑफ़र करती है, और हर पेशेंट के जो है टोटल सिम्टम्स के साथ साथ हम उसका लाइफस्टाइल को भी डिस्कस करते हैं। तो अगर हम पेशेंट के अंडरलाइंग काज तक पहुंच जाते हैं और उसके जो रूटीन है उसको पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं, और सही उसकी एज और उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली सही प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर पोटेंसी हम सिलेक्ट करते हैं, तो विद इन आवर्स जो है ये रिकवर कर लेती है। विद इन आवर्स हो जाती है रिकवर? जैसे हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक लेते हैं तो फौरी तौर पर असर करती है, तो होम्योपैथिक भी इस तरह से बिल्कुल एक्यूट केसेस में जो है विद इन आवर्स जो है ये रिकवर कर लेती है, और जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें विद इन फ्यू वीक्स जो है ये काफ़ी रिकवरी हो जाती है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपने ऊपर मेडिकल सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से जो डिजीज़ है कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है। फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी मेडिकेशन जो है ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं चले होम्योपैथिक को भी ट्राई कर लेते हैं। तो तब तक जो डिज़ीज़ है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो हर होम्योपैथ को अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन की वजह से डिज़ीज़ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इसलिए कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें लॉन्ग टर्म के बाद रिज़ल्ट मिलते हैं। हम पेशेंट को उसके बारे में अवेयर कर देते हैं, हम पेशेंट को उसके बारे में गाइड कर देते हैं, क्योंकि जब तक अंडरलाइंग काज रिकवर नहीं होगा, बीमारी अंदर से हील अप नहीं होगी, रूट कॉज जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक जो है वो सिम्टम्स नहीं लेंगे।
सही, जैसे कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेन्स, तो अगर आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें तो असर तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन थोड़ा सा करके। लेकिन जो काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें विद एन आवर्स जो है, जैसे डायरिया है, वॉमिटिंग है, एक्यूट केसेस हैं, उसमें मेडिसिन जो हैं वो विद एन आवर्स जो है वो टोटल रिकवरी हो जाती है। अच्छा, बचपन में भी हमने देखा था होम्योपैथी की छोटी छोटी मीठी गोलियां आती हैं, वो बड़ा एक बच्चों को शौक होता है कि हमें वो मीठी गोलियां खानी है, उसके समथिंग ड्रॉप्स दिए जाते हैं जिससे वो पानी में एक्सट्रैक्ट करके हमने पीना होता है, तो इसकी दवाइयां थोड़ी सी ना हमें अच्छी लगती हैं इस जैसे बचपन में देखें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे मर्ज हैं जो होम्योपैथी की दवाई से और इलाज से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं? ऑलमोस्ट सारे इमराज ही जो हैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाते मतलब हैं। कौन सा ऐसा मर्ज है जिसको आपको लगता है कि होम्योपैथिक इसके लिए बेस्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए होम्योपैथिक सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये सेफ़ है और ये नेचुरल सिस्टम को इन्हांस करती है। होम्योपैथिक उसके साथ हम उसको वाइटल फोर्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें मेडिसिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती है। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है तो नेचुरली वो एक तो डिज़ीज़ को रिकवर कर देता है और दूसरा वो प्रॉब्लम जो है वो दोबारा री अटैक नहीं करता। जैसे दूसरे सिस्टम में हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जब छोड़ते हैं तो और बुखार फिर से होना शुरू, ये सब दो तीन और प्रॉब्लम भी ऐड हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो रिकवर भी नहीं होता। अच्छा, अगर हम होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए, वो दोबारा से रिपीट नहीं होती वो चीजें? नहीं, जब तक आप बदपरहेजी या अपना लाइफस्टाइल वो खराब ना करें। सही है। अच्छा, अगर हम आजकल देखें तो बहुत ज़्यादा हम सुनते थे कि जितने भी हुक्मा या फिर जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स होते हैं उसमें एलोपैथिक मेडिसिन है ना थोड़ी सी मिक्स कर देते हैं या ऐसा करके कुछ किया जाता है, इसमें कोई मिथ, ये सच्चाई है या सिर्फ मिथ है? इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो हर एक जो भी इंसान किसी की सेहत के साथ डील करता है वो उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला ने शिफा देनी है और अल्लाह ताला के ही बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला हमारे पास भेजता है। तो कल को जब आंसरेबल होना है तो अपने ईमान की मजबूती के साथ और अल्लाह ताला के सामने जवाब देने की नीयत के साथ हम पेशेंट को डील करें। होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें कंपैरेटिवली हमें प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमने पेशेंट की ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है, हमने पेशेंट की मेंटल स्टेट को भी देखना है, उसकी इमोशनल और मेंटल स्टेट, उसकी हेल्थ को देखना है, उसके लाइफस्टाइल को देखना है, उसके प्रोफेशन को भी देखना है और उसके साथ साथ उसके इम्यून सिस्टम को देखना है, उसके डेली रूटीन को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने मेडिसिन एडवाइस करनी है। तो जो डॉक्टर अपने प्लेटफॉर्म पे मेहनत के साथ केस टेकिंग करता है और पेशेंट के साथ वो अटैचमेंट के साथ उसको हील अप करने की कोशिश करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें शिफा भी देते हैं। जहाँ तक बात है कि दूसरी मेडिकेशन, तो ये शॉर्टकट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि होम्योपैथिक में कोई भी ऐसे चांस है, क्योंकि इसकी फार्माकोलॉजी में इस तरह से इसको पोटेंटाइज किया जाता है कि इसमें दूसरी मेडिसिन ऐड करने की कोई चांस नहीं होता। और जो लोग होम्योपैथिक शुरू से इस्तेमाल करते हुए आते हैं ना, वो एलोपैथिक या इस तरफ कभी जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी एक प्रॉपर केस स्टडी हुई है, उनको पता है मैं क्या करता हूँ। जैसे आपने कहा कि पूरी एक केस स्टडी के साथ फिर उसको मेडिकेशन दी जाती है और वो ज़्यादा जल्दी रिकवर होने के चांसेस उसके होते हैं। अच्छा, मैं पूछूँ कि आजकल आपके पास पेशेंट्स तो आते होंगे, कौन से ऐसे मैदे के अमराज हैं आपको लगता है कि बहुत अभी रेगुलर चल रहा है एक तरह से, कि अब ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे हमारे लाहौर शहर में जो मैदे के अमराज हैं ना, उनकी शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम खाने में एहतियात नहीं करते। खाने में एहतियात है, लाइफस्टाइल है, कुकिंग मेथड्स हैं और कुछ ऐसे हमारे जो रेसिपीज़ भी चेंज हो गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं थोड़ी, कुकिंग मेथड्स भी बहुत चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। IBS का प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को है और उसके साथ IBD है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसके बाद गर्ट का प्रॉब्लम है, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, एसिडिटी का। मैदे के अल्सर है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन के बाद जो है वो पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, फिस्टुला का प्रॉब्लम होता है, फिशर्स का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्योरेबल हैं और
इन सब प्रॉब्लम्स का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, कुकिंग मेथड से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर हर चीज़ टोटली चेंज हो गई है। उसकी वजह से ये जो मर्ज़ हैं वो काफ़ी एक तरह से आम होते जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं या कुकिंग मेथड हैं हम अपनी डेली लाइफ और रूटीन में शामिल कर सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस तमाम अमराज से कभी ना कभी बच सकें? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये सभी लोगों के लिए बहुत एक गाइडलाइन है कि अपने किचन में जो प्रोसेस फूड हैं उनको कट डाउन कर दें। जितना पैकेट्स खोलेंगे, जितना प्रोसेस फूड यूज़ करेंगे, उतना ही आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होगा। जितनी नेचुरल चीज़ें हैं उनको ऐड करें। और दूसरी बात ये कि ये जो हमारे सुन्नत के फूड्स हैं वो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी की केमिस्ट्री जो है वो अल्कलाइन बेस्ड बनाई है। बिल्कुल। अगर हम उस पीएच लेवल को हम मेंटेन रखते हैं तो ना सिर्फ मैदा बल्कि हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो सब्जियां, फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोटीन्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें। रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड जो है वो मैन मेड जो है उनको कट डाउन कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया है। प्रिजर्वेटिव फूड्स जितने हैं, रेडी टू कुक फूड जितने हैं, हम इतने ज़्यादा, जैसे हमने कहा ना, हम जल्दी में हैं, हम कुक नहीं करना चाहते हैं, हमें है कि हर चीज़ रेडी टू ईट मिल जाए, रेडी टू कुक मिल जाए। मेहनत करने से ना अब हम घबराने लग गए हैं। और जैसे हमारी माएँ हमेशा बताती थी कि ताज़ा हर चीज़ स्पेसिफिकली फौरी तौर पर नाश्ते में बनाई उसी टाइम खा ली, लेकिन अब प्रिजर्वेटिव फूड्स पे हम इतना इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी वही दे रहे हैं। तो यही अगर हम बच्चों में बात करें, स्पेसिफिकली एक होता था कि बच्चों में ही मैदे के अमराज कम होते थे, सिर्फ मेनली या वायरल इन्फेक्शंस या कुछ गलत खा लिया तो उस वजह से। बच्चे आते हैं आपके पास, टीनेजर्स आते हो जो इनमें मुब्तला हो मर्ज में? बिल्कुल। जो छोटे बच्चे हैं, होम्योपैथी तो हम कहते हैं कि इन्फेंट फ्रेंड मेडिकेशन है, छोटे बच्चों के बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। लेकिन ये वाकई एक सोचने वाली बात है और सबके लिए कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो टीनेजर होते हैं, 10-11 साल से लेके 18-19 साल के, और उनमें ये प्रॉब्लम पाया जाता है। और समटाइम्स अंडरलाइन काज ऐसा होता है कि वो गट हेल्थ उनकी मुतासिर होती है लेकिन सिम्टम्स कुछ और होते हैं। जैसे फॉर एक पेशेंट कुछ दिन पहले उसने मुझे किया, वो 18 इयर्स का एक लड़का था, उसको 3 साल से सांस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था। तो उसने एक्सरेज भी कराए, टेस्ट भी कराए, और 3 साल से वो इनहेलर यूज़ कर रहा था। वो चेस्ट प्रॉब्लम के लिए आया था, इनफैक्ट उसका गट जो था वो मुतासिर था। तो विद इन अ वीक, जैसे आप पहले हम बात कर रहे थे ना कि क्रॉनिक डिजीज़ जो है, ये 3 इयर्स ओल्ड केस जो है विद इन 1 वीक रिकवर हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उसने 1 हफ्ते में इनहेलर लेना छोड़ दिया, क्योंकि उसके मैदे में ऐसी ब्लोटिंग हो रही थी जो कि उसके चेस्ट पे कंप्रेशन का बाइस बन रही थी। उसकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी थी कि जो उसकी गट हेल्थ को मुतासिर कर रही थी। तो वो सब कट डाउन करने से विद इन अ वीक अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है वो इनहेलर भी छोड़ दिया और मेडिसिन से उसका रिलीफ भी हो गया। ज़बरदस्त हो गया ये। अच्छा डॉक्टर मिलना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपका जो मर्ज़ है ना वो जल्दी डायग्नोज हो जाए। हमें पता नहीं चलता बेसिकली मर्ज़ क्या है और दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि जल्दी वो मर्ज़ डायग्नोज नहीं हो पाता, क्योंकि हम उस तरह से एफिशिएंट नहीं रहे हुए अब। तो अच्छा, मैं आपसे पूछूँ कि हम जब बच्चों की मेडिकेशन स्टार्ट करवाते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, तो आपको लगता है कि उनको स्टार्टिंग में होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ लेकर आना चाहिए ताकि उनका स्टमक महफूज रहे आइंदा के लिए, और वो स्लो प्रोसेस है ना, एक तरह से नेचुरल मेडिकेशन है, उसमें रहें ताकि वो महफूज रहें? होम्योपैथी जो है वो बच्चों की दोस्त है, क्योंकि वो एक सेफ मेडिकेशन है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नेचुरली उनका वाइटल फोर्स को इन्हांस करती है। तो आगे जाके उनकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर हो जाती है कि वो बाकी प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे जिनमें जैसे इन्फेंट्स हैं, मदर फीड पे होते हैं, उनमें ज़्यादा ब्लोटिंग का, गैस का प्रॉब्लम होता है, गर्ट का होता है, वॉमिट कर देते हैं, डायरिया बार बार होता है, तो उनमें होम्योपैथिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत सेफ मेडिसिन है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि बच्चों को स्टार्टिंग मेरा ख्याल है वहीं से करनी चाहिए ताकि उनका आगे जाकर मैदा महफूज रहे। हम यहाँ पे एंटीबायोटिक कितने ले लेते हैं कि हमारा स्टमक टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, अभी कुछ हुआ नहीं तो सिर्फ टोटली हम एंटीबायोटिक पे आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम अगर देखें स्पेसिफिकली, हम कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका आपको लगता है कि होम्योपैथिक में इसका इलाज उस तरह से नहीं है, एलोपैथिक इसके लिए बेहतर है? होम्योपैथिक में जो नेचुरली, असल में होम्योपैथिक एक होलिस्टिक अप्रोच रखती है और हर पेशेंट का जो है वो उसके
मेंटल लेवल को, उसके पर्सनैलिटी को, उसकी ओवरऑल हेल्थ को जो है वो करते हैं। हम पेशेंट की हिस्ट्री, उसके सिम्टम्स को लेते हैं, उसके बाद जो है उसके बाकी उसके होलिस्टिकली उसके जो पर्सनल उस रूटीन है, उसका लाइफस्टाइल है, उसको डिस्कस करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम किसी एक डिजीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं एज अ कि इसका नहीं। सिम्टम लेते हैं। हम एक डिजीज़ को क्योर नहीं करते, हम एक पर्सनैलिटी को क्योर करते हैं। इसलिए गट हेल्थ के साथ साथ हम ओवरऑल उसकी केस टेकिंग करते हैं, ओवरऑल उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो ये कहना कि कोई खास मर्ज़ के लिए होम्योपैथिक से एलोपैथिक इफ़ेक्टिव है, जो एलोपैथिक की डायग्नोसिस है हम उसको एज अ पॉइंट, एज अ डायग्नोसिस सिम्टम उसको लेते हैं। बाकी ओवरऑल उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन एडवाइस की जाती अरे है। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि जब डॉक्टर्स कह रहे होते हैं ना, हम एक पर्सनालिटी को हम जो कर रहे हैं, हम प्रॉपर उसकी केस स्टडीज कर रहे हैं। नहीं तो हम सब डॉक्टर्स इतने हरी में हैं कि हमें होता है कि डॉक्टर तो मरीज, जैसे आपने कहा ना शुरू में कि अगर डॉक्टर जो है फ्रेंडली हो ना, तो आधा मर्ज तो वैसे ही मरीज का ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे वो आधे वैसे ही आपकी तसल्ली और इतनी कामनेस जिस तरह से आप चेक करती है उस तरह से ही ठीक हो जाते होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से शिफा होती है और मरीज़ भी जो आते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही भेजे हुए होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको हर लिहाज से, मेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो, हमारी एंजाइटी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। गट हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं स्ट्रेस की वजह से। यस, गट हेल्थ के मुतासिर होने से स्ट्रेस भी हो सकता है, और स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले गट हेल्थ हाँ मुतासिर जी, होती बिल्कुल है। ऐसे जब देखते हैं आप एंजाइटी तो के सिम्टम्स होती है, आपके पेट में बटरफ्लाई समथिंग इस तरह से होते हैं, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये बड़ा एक होता है, एक मेजर सिम्टम है। और एक आजकल जो प्रॉब्लम है कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, वो कहता है कि अब आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, अब आप हाँ जी, किसी और के पास जाएं और ये टेस्ट भी कराएं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो कवर कर लेता है। और पहले हम कोशिश करते हैं कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बेस पे जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं, अगर उसमें हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती तो फिर हम एडवाइस करते हैं अच्छा अब आप ये ब्लड टेस्ट करवा लें, ये सस्पेक्टेड है, मे बी इनमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें मेडिसिन से रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे ओवरऑल पेशेंट को जो है फोकस करते हैं। सही। अच्छा, हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि जो हमारी गट हेल्थ है उसकी जो मेनली रीज़न ख़राब होने की है, उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर प्रिजर्वेटिव फूड्स जो हैं वो उनकी मेजरली रीज़न बन रही है। इनको हमें थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम बच्चियों को देखें, आपके पास टीनेजर जिस तरह से आ रहे हैं बच्चे, ये किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, अपनी गट हेल्थ को महफूज रखते हैं, और कौन सी ऐसी खुराक है जिसको शामिल अपनी डाइट में करें? बिल्कुल। हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो हमारे गट हेल्थ के मुतासर होने की वजह से भी होती हैं। गट हेल्थ जो हमारे नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आजकल जो टीनेजर्स आ रहे हैं उनमें जो बेस लाइन पे जो रूट काज है वो यही है कि उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। उनके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, उनके ईटिंग टाइमिंग्स डिस्टर्ब हैं जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और बाहर के खाने के वो बहुत शौकीन है जिसकी वजह से उनकी गट हेल्थ मुतासर होती है। तो उनको, इन सब पेशेंट्स को मैं यही एडवाइस करती हूँ कि सबसे पहले तो प्रोसेस फूड छोड़ें, और दूसरा अपनी प्रॉपर एक स्लीप टाइमिंग में अपनी प्रॉपर स्लीप साइकिल जो है उसको मेंटेन करें। और तीसरा मैं उनसे प्रॉमिस लेती हूँ, क्योंकि इनसे प्रॉमिस लेना होता है, क्योंकि 50% जो है लाइफस्टाइल पेशेंट की तरफ से हमें कोऑपरेशन मिलती है, तो मेडिकेशन जो है वो 50% हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। 50% आप हमारे साथ प्रॉमिस करें कि आप अपना जो है वो लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे। उनके टाइमिंग का प्रॉमिस करती हूँ कि आप ब्रेकफास्ट टाइम पे करेंगे और डिनर टाइम पे करेंगे, और अपना स्लीप साइकिल प्रॉपर रखेंगे, तो उससे जो है बहुत हेल्प मिलती है। इन लाइफस्टाइल के बेहतर होने से मेडिसिन को भी अच्छा रिजल्ट देने में हेल्प मिलती है। बिल्कुल इस तरह से ही है। और मैम, मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि जैसे आपने शुरू में ये मैसेज दिया कि हर कोई जल्दी में है, जल्दबाजी में है, तो जब आप अपने खाने के औकात में खाना खाएं तो माइंडफुल होके खाना खाएं,
और अपनी गट हेल्थ को ख़ास तौर पे फोकस रखें, क्योंकि जब आप हमारा मैदा ठीक होता है तो ओवरऑल हमारे जो है इसके साथ बहुत को रिलेट करते हैं, हमारे लीवर फंक्शन रिलेट करता है, हमारी मेंटल वेलबींग जो है उससे रिलेट करती है। तो अपने लाइफस्टाइल को जो है वो नेचर के करीब लेके आएँ, क्योंकि हमारे जो नेचुरल फूड है वो अकॉर्डिंग टू आवर बायोकेमिस्ट्री अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हुई है, और हमारे जो टाइमिंग है वो अल्लाह ताला ने हमारी बायोकेमिस्ट्री के मुताबिक उनको हमें कहा हुआ है कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करें। तो अपने जो क्लॉक है खाने का, सोने का, उसको अपने टाइम टेबल को मैनेज करें। इससे ना सिर्फ जो है बीमारियां ओवरऑल मैदे के अलावा बाकी प्रॉब्लम्स से भी हम बच सकते हैं, बल्कि हम नेचुरली जो है हमारे अंदर उतना जितनी लाइफ फास्ट है और जितना हमें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, तो हमारी जो हेल्थ है, सबसे पहले हम हेल्दी होंगे तभी कुछ और कर सकेंगे। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच मैम प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं भी यही कहना चाहूँगी, हम हेल्दी होंगे तो ही सब कुछ कर सकेंगे, और हेल्दी होने के लिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है।